जोहार, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। हम लोगों ने पिछले दिनों में काफ़ी कुछ सिलेबस में ख़त्म किया है जो कि सीजीएल से रिलेटेड है और अब हम लोग इसका एक बहुत ही रोचक जो पार्ट है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं जो कि है कहानियों का भाग। इसमें हम लोग रोज़ अभी एक कहानी पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है और उस कहानी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी आपके साथ साझा करेंगे ताकि जब आपके सामने मतलब उससे संबंधित प्रश्न आए तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत उसमें ना हो। तो आज पहली कहानी है और ये कहानी है उषा प्रियमवदा की लिखी हुई। इस कहानी का नाम है वापसी। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है अपने समय की। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उषा प्रियमवदा जो लेखिका हैं इनका जन्म हुआ 24 दिसंबर 1931 ईस्वी में। इन्होंने इलाहाबाद से अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। श्री राम कॉलेज दिल्ली में 3 साल तक अध्यापन करने के बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेकर के वो अमेरिका चली गई। वहीं पे विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन में दक्षिण एशियाई विभाग में प्रोफेसर के पद पर अध्यापन करती रहीं। इन्होंने शहरी परिवारों के अनुभूति भरे चित्रण किए हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो वापसी कहानी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि कैसा किस तरह से शहरी परिवार का उन्होंने चित्रण किया है। आधुनिक जीवन की उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का चित्रण करते हुए इनके साहित्य में गहरे यथार्थ बोध की समझदारी दिखाई पड़ती है। एक ओर इनकी रचनाओं में आधुनिकता का प्रबल स्वर है तो दूसरी ओर चित्रित प्रसंगों में हर वर्ग के पाठक के साथ तादाद स्थापित करने की क्षमता भी है। वे पुराने संस्कार वालों का भी ध्यान रखती हैं और आधुनिक समस्या और विकृतियों, विसंगतियों का भी चित्रण करती हैं। वह मानव की उस मजबूरी का चित्रण करती हैं जिसमें मनुष्य वैसा कुछ करने को विवश है जो वह नहीं करना चाहता है। तो इनकी जो कहानी संग्रह है कितना बड़ा झूठ, इसकी अधिकांश कहानियां अमेरिकी और यूरोपीय परिवेश की हैं चूंकि वहां रही और वहीं के परिवेश की इन्होंने कहानियां लिखी। कुछ कहानियों का परिवेश भारतीय है तो प्रमुख नारी पात्रों का संबंध यूरोप या अमेरिका से है। नारी जीवन की बारीकियां चित्रित करना उनकी विशिष्टता है। नारी जीवन के संदर्भ में आधुनिकता और आधुनिक नारी की अस्मिता का उन्होंने चित्रण किया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, इनको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो कहानी संग्रह वगैरह होते हैं इनको पूछा जाता है। जैसे फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, मेरी प्रिय कहानियाँ, शून्य एवं अन्य रचनाएं। तो इसके अलावा उनके कुछ उपन्यास रहे हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं जैसे 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भैया कबीर उदास, नदी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में उनकी 2 पुस्तकें हैं, मीराबाई और सूरदास। तो इस तरह से एक संक्षिप्त परिचय हमने जाना उषा प्रियमवदा जी के बारे में और जो कि रचनाकार हैं वापसी कहानी की। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को और पहले हम इस कहानी के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या है ये कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, किस पर आधारित है यह कहानी वापसी। तो उषा प्रियमवदा जी ने इस कहानी को जिस तरह से चित्रित किया है उससे अधिकांश जो कामकाजी व्यक्ति हैं जो अपना पूरा जीवन नौकरी के पीछे बिता देते हैं और नौकरी किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। उनके लिए परिवार का वही स्वरूप होता है जैसा कि वो छोड़ के गए होते हैं। छोटे बच्चे, सुंदर पत्नी और परिवार की आवश्यकताएं, इनको छोड़कर उसे पूरा करने के लिए वो शहर जाते हैं। वहाँ पे जो उनका काम है उसको करते हैं। वहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा स्वतंत्र और अपनी पूरी निजता के साथ व्यक्ति वहाँ रहता है। लेकिन जब वो वहाँ से लौट कर आता है तो ऐसा लगता है मानो वो अपने अंदर बीते जो भी 33-34 वर्ष रहे नौकरी के, उस सब खालीपन को समेट कर लाता है कि अब वो परिवार में जा रहा है और
जो बाकी बचे हुए दिन है वो उनके साथ, अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम के साथ बिताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि कुछ भी रिक्त नहीं होता, और उस व्यक्ति के जाने के बाद उस व्यक्ति का स्थान भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अपने ही घर में वो एक एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि लगता है कि उसके लिए स्थान बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्थान है नहीं। तो इन्हीं सब उधेड़-बुन के साथ कहानी शुरू होती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बॉक्स, डोलची, बाल्टी, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से उसका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अघन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। जब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उसका सामान हट जाने से कुरूप और भग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह विछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने पर और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था कि वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह-कहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रख के शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश नहीं था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा टैंक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर
हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके ही आते जैसे सब कुंठित हो गए। उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा आएगी तभी पी लूंगा। बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कड़क उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म करम कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लेकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के ग्लास में ऊपर तक लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती हैं और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती हैं। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध कर लिया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डब्बों से घिरा था, दूसरी ओर पुरानी रजाइयों दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टिन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा, जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आई बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वह अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे।
बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट का यही जोड़ गांठ करते हो गई। न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी नहीं थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंद ली और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट आई तो उनका मुंह फूला था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनका कान झनझना उठेगा। होंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना तक बनाने का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को भी रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को भी अभी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहरपन पर ताने देती रहती थी। हमारे जाने के पहले कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाली थी कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गया। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने की दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चित परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। दुकान और डाकगाड़ी के इंजनों की चिंगार उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी में दोबारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे, और यह और सास की छोटी सी झड़प, बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गोरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाली गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपये दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप ना करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहा दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप ना करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसी सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मी, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है।
बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी से बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। यह कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देखकर सिर पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो अच्छा 4 पैसे घर में आए, वही अच्छा है। उन्होंने पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टिन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मटरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मछलियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं। कहानी आपने सुनी और बहुत कुछ महसूस किया होगा इसमें। वह चारपाई प्रतीक बन जाता है व्यक्ति का, और उसके लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। और इस तरह से बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक आधार को भी लेकर, सामाजिक आधार को भी लेकर उषा प्रेमवदा जी ने इस कहानी को रचा है। इस कहानी की भाषा शैली की अगर बात करें तो कहानी की भाषा कथ्य और चरित्रों के अनुकूल ही है। कहानी की भाषा दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल भाषा है। इसमें संप्रेषणीयता एवं गति है। कहानी के मूल भाव स्वरूप घर में गजाधर जी की स्थिति को व्यक्त करने वाली भाषा का एक उदाहरण देखिए। किसी भी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक उदासीनता में डूब गई। इस तरह हम देखते हैं कि इस कहानी की भाषा शैली सहज, सरल और संप्रेषणीय है। इस कहानी के संवाद की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि संवाद कहानी की नाटकीयता एवं सजीवता को बढ़ाते हैं। इस कहानी में संवादों की भाषा सरल है, वे सहज हैं, स्वाभाविकता से पूर्ण है और कथानक को गति प्रदान करते हैं। पात्रों की मनस्थिति का परिचय देने में ये संवाद विशेष रूप से सहायक हुए हैं। जब नरेंद्र थाली सरकाकर कहता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, और बसंती तुनक कर बोलती है, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? और नरेंद्र कहता है कि तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। अब यहाँ पर ये जो संवाद है ये पूरी तरह से उस वातावरण को बता देते हैं कि क्या स्थिति रही होगी और कहानी में किस तरह से जो भाव है वो है। उसके बाद हम कहानी के वातावरण की बात करते हैं। इन्होंने वापसी कहानी में विघटित होते हुए संयुक्त परिवार को सफलतापूर्वक उभारा है। संयुक्त परिवार का एक चित्र इन पंक्तियों में देखिए। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो बैठने की जगह नहीं। अमर को भी अब वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फुहरपन पर ताने देती रहती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी में जो वातावरण है संयुक्त परिवार का हो चाहे क्वार्टर का हो, पूरी तरह से उभर कर आया है। इस कहानी के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो यह विघटित होते हुए संयुक्त परिवार की झांकी प्रस्तुत करता है। पीढ़ी संघर्ष और
नवीन पीढ़ी की हृदयहीनता का चित्रण लेखिका ने सफलतापूर्वक किया है। गजाधर बाबू नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष के संदर्भ में विवशतापूर्ण अकेलापन चुनने के लिए बाध्य है। पुराने संस्कारों के कारण वह नए के साथ सामंजस्य नहीं कर पाए। यह दृष्टिकोण एकांगी होगा। नए के पास वह सहृदयता है ही नहीं जो उन्हें सामंजस्य का अवसर भी प्रदान करता। इस तरह से कहा जा सकता है कि वापसी कहानी कला की कसौटी पर खड़ी उतरती है। अब बात करते हैं इसके शीर्षक पर। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और प्रभावशाली होनी चाहिए। वस्तुतः कहानी का मूल भाव जब संक्षिप्त होते होते एक शब्द या शब्द समूह में परिवर्तित हो जाए तो वही उसका सार्थक शीर्षक होता है। यह जो कहानी है वापसी, इसका शीर्षक कहानी की प्रमुख घटना पर आधारित है और कथा की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करने में सफल है। गजाधर बाबू 35 वर्ष रेलवे की नौकरी करने के बाद रिटायर होते हैं और अपनी नौकरी में अधिकतर समय वे परिवार से अलग रहते हैं। तो वह एक स्नेही व्यक्ति हैं और जिस समय वो रिटायर होते हैं तो उन्हें अपना एक परिचित संसार छोड़ने का दुख होता है, लेकिन अपने परिवार के साथ रह सकने की प्रसन्नता होती है। लेकिन वो घर आते हैं तो घर आकर उनको व्यर्थता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मेहमान के लिए अस्थायी चारपाई का प्रबंध कर दिया जाता है, वैसे ही उनके लिए घर में एक अस्थायी प्रबंध है। पत्नी से भी वो उस तरह की सहानुभूति प्राप्त नहीं करते हैं। लड़की, पुत्र, पुत्रवधू, किसी भी बात में उनका हस्तक्षेप किसी को मंजूर नहीं है। उनकी उपस्थिति से ऐसा लगने लगता है जैसे बैठक में चारपाई रखने से वह अव्यवस्थित दिखता है, वैसे ही उनकी जो उपस्थिति है वह भी अनचाही सी लगती है। तो इस सब से क्षुब्ध होकर वे नौकरी के लिए अन्यत्र एक आवेदन देते हैं और उन्हें नौकरी मिल जाने पर वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके घर से वापस नौकरी पर लौटने की घटना ही इस कहानी का शीर्षक है। उनके जीवन की सारी कटुता, खिन्नता उनकी इस वापसी में समाहित हो जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका शीर्षक जो है वो अत्यंत ही सार्थक है। अब हम बात करेंगे कहानी के निष्कर्ष की। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वापसी कहानी कला की कसौटी पर खरी उतरती है। यह पारिवारिक विघटन को प्रस्तुत करने वाली कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कथा वस्तु, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य आदि सभी दृष्टियों से यह एक विशिष्ट और प्रभावी कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और इस कहानी में की जो प्रमुख बातें हैं उनसे भी आप अवगत हुए होंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।